हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमारी जो मैराथन चल रही थी, तो नेटवर्क के इशू होने की वजह से हमें कल यानी बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो उसको आज कंप्लीट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी या एग्रोइस्टोलॉजी। तो जो पुष्पों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो देखो, क्या है कि जो फिनोलॉजी मतलब कि मौसम विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी। मौसम विज्ञान एवं जीव विज्ञान यानी कि मौसम के बारे में ये जो पूरी जानकारियां होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान के दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। और जो पॉलिनोलॉजी है, तो पॉलिनोलॉजी क्या कहलाता है कि यानी कि इसके अंतर्गत हम जो प्राचीन पौधे थे उनके परागकणों तथा बीजाणुओं का अध्ययन करते हैं। प्राचीन पौधों के परागकणों एवं बीजाणुओं का अध्ययन। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी क्या कहलाती है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी मतलब घासों का अध्ययन या घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, पीडोलॉजी, एंथोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी क्या कहलाती है? स्पर्मोलॉजी मतलब यानी कि इसके अंतर्गत बीज का अध्ययन करते हैं। शीड का अध्ययन या बीज का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। पीडोलॉजी, इसके अंतर्गत हम जो बच्चे होते हैं बच्चों के बिहेवियर या उनके विकास का अध्ययन। बच्चों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। और जो एंथोलॉजी होती है, तो एंथोलॉजी मतलब कि जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी मतलब जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, की फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, या पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, या आवाज का पानी के साथ संबंध से, या कोई नहीं। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स मतलब ये होता है कि मृदा विहीन खेती। तो जो यानी कि मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। किस संसार का सबसे बड़ा फूल है? कमल, गेंदा, रेफलेशिया या ओरहुल। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े फूल की बात की जाए और सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा फूल कौन होता है? तो सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया। और सबसे बड़े फूल की बात करें तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेशिया। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन।
कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, परिस्थितिकी का या विषाणुओं का? तो जो विषाणु है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। परिस्थितिकी का अध्ययन यानी परिस्थितिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। परिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। तो अभी इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन या इथेन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कृत्रिम रूप से पौधों को पकाते हैं वह क्या, किस हार्मोन्स की वजह से पकाते हैं, किसकी वजह से? तो एसिटिलीन की वजह से। एसिटिलीन से हम कृत्रिम रूप से पौधों को पकाते हैं। ये गैस किस फॉर्म में होती है? तो गैस फॉर्म में होती है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए वलयों को गिनकर, या पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर या पेड़ों के आकार को मापकर। तो पेड़ की आयु किस आधार पे हम गणना करते हैं? तो क्या पत्तियों को गिनकर करेंगे? पत्तियों को गिनकर करेंगे, क्योंकि पेड़ में तो इतनी सारी पत्तियां होती हैं, तो क्या हम उससे अनुमान लगा सकते हैं? नहीं। शाखाओं को गिनकर, अगर कोई बड़ा पेड़ है तो क्या हम उसकी शाखाओं को गिन सकते हैं और शाखाओं के आधार पे बता सकते हैं? नहीं। और पेड़ों के आकार को माप कर, तो क्या पेड़ का आकार माप के बता सकते हो? नहीं। तो जो पेड़ की आयु की गणना की जाती है वह किससे की जाती है? तो देखो, जब पेड़ को आप काटते होगे तो तने में देखते होगे कि एक वलय, एक रिंग बनी हुई होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं। ठीक, एक रिंग बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम या वलय बोलते हैं। तो उस यानी कि जितने वर्ष का पेड़ होता है तो उसमें उतनी ही रिंग पाई जाती हैं। तो उन रिंग को गिन के हम बता सकते हैं कि पेड़ कितने वर्ष का है। तो किसके आधार पे? कि तने के बने हुए वलयों को गिनकर। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश। तो फोटोसिंथेसिस में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो फोटोसिंथेसिस होती क्या है? 6 CO2 प्लस 6 H2O, सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2, और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। ठीक, तो जो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किससे बनता है? तो जल से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन, कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ओस्टवाल्ड टिको या कैरोलस लीनियस या थियोफ्रेस्टस या अरस्तु। तो जो वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, तो बॉटनी के जनक कौन है? तो जो अरस्तु हैं, अरस्तु किसके जनक कहलाते हैं? तो ये जूलॉजी, जंतु विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो ये जूलॉजी, जंतु विज्ञान और बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं कौन? अरस्तु।
और थियोफ्रेस्टस की बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहलाते हैं? तो ये बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान। और जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? तो ये वर्गीकरण के जनक है। क्लासिफिकेशन के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दिया था। और ओस्टवाल्ड टिप्पो, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने जो प्लांट किंगडम होता है, तो प्लांट किंगडम को एम्ब्रॉय के आधार पर, भ्रूण के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया था। किसके आधार पर? एम्ब्रॉय के आधार पर। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक है थैलोफाइटा और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिस्टस। अगला क्वेश्चन, सिनकोमा पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल, फूल से, फल से या पत्ती से? तो जो कुनैन दवा बनती है वह किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोमा से। लेकिन सिनकोमा के किससे प्राप्त करेंगे? तो बताइए आप लोग। और ये बताइए कि जो कुनैन है, कुनैन को किस रोग के यानी किस में हम यूज करते हैं? किसकी दवा के रूप में यूज किया जाता है कुनैन को? तो कुनैन को यूज करते हैं हम मलेरिया के दवा में। ठीक। और जो ये प्राप्त कहाँ से की जाती है? तो ये सिनकोमा के यानी कि तने की छाल से की जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, लखनऊ या करनाल? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर, नई दिल्ली। और बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में क्या स्थित है? तो यहाँ भारतीय गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान संस्थान है। तो लखनऊ में क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। और जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ है? नई दिल्ली में। तो अपना राइट आंसर क्या गया? ए। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या पैरासाइट्स या कोई नहीं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहेंगे? तो देखो, जो हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो जल में पाई जाती हैं। और जीरोफाइट्स मतलब जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में या फैजाबाद में या कानपुर में या वाराणसी में? ये तीनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में तो हमने बताया कि लखनऊ में क्या स्थित है? वहाँ गन्ना अनुसंधान संस्थान है। और अगर बात करें दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी नंबर। अगले क्वेश्चन, कि नींबू में कैंकर रोग होता है कवक से, जीवाणु से या वायरस से या निमेटोड से? तो जो नींबू में कैंकर रोग होता है, कैंकर रोग किसकी वजह से होता है? तो ये जो कैंकर रोग होता है यह बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, 21 मार्च को या 2 सितंबर को या 5 दिसंबर को? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो जो 16 मार्च है, 16 मार्च को क्या मनाया जाता है?
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। और 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो विश्व वन दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो जो कंप्लीट फ्लावर होता है, तो कंप्लीट फ्लावर में क्या पाए जाएंगे? पुमंग या जायांग, या सभी चारों चक्र, या बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, या दल पुमंग और जायांग। तो जो कंप्लीट फूल होगा, तो कंप्लीट फूल में क्या पाए जाएंगे? तो उसमें पाया जाएगा ये बाह्य दलपुंज, कैलिक्स और करोला पाए जाते हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगला है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, या मैक्सिको, या चीन। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या आया था, मैक्सिको से क्या आया, और चीन से क्या आया है। तो सबसे पहले बताइए कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या आया था? तो यहाँ से इसको 8 सब्जियों का माना जाता था। कौन कौन सी? आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च। ये सब कहाँ से? कोको, वेनिला। ये सब कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मैक्सिको से बात की जाए तो मैक्सिको से मक्का आया था। और जो चीन से, तो चीन से सोयाबीन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो चीन में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना, कपास, या सोयाबीन, या मूंगफली। तो जो रोग होता है वह किस फसल में होता है? तो अगर बात करें हम किसकी? मूंगफली की, तो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो मूंगफली में चित्ती या टिक्का रोग होता है। चित्ती या टिक्का रोग। और सोयाबीन में बात करें तो सोयाबीन में कौन सा रोग होता है? तो इसमें मोजेक वायरस रोग। और एक और रोग होता है, कौन सा? एंथ्रोक्रोज रोग। एंथ्रोक्रोज रोग। और कपास में कौन सा रोग होता है? तो कपास में झुलसा रोग, या लीफ कर्ल रोग। लीफ कर्ल रोग। तो झुलसा रोग में इसमें क्या हो जाती है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों में क्या आ जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। ठीक, यानी उसमें धब्बे जम जाएंगे, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं? मुरझाने लगती हैं। ठीक, और बात करें कि जो गन्ना है, तो गन्ने में कौन सा रोग होता है? तो गन्ने में रेड रॉट रोग होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो रेड रॉट रोग होता है वह किस में होता है? तो गन्ने में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या खनिज तेल के उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो, अगर बात करें हम खाद्यान्न उत्पादन, तो जो खाद्यान्न उत्पादन को कौन सी क्रांति, इससे कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति।
झींगा उत्पादन को क्या बोलते हैं? इसको गुलाबी क्रांति से संबंधित होता है यह, गुलाबी क्रांति। और जो मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन, नीली क्रांति। और खनिज तेल उत्पादन को कौन सी क्रांति? इसको कृष्ण क्रांति बोलते हैं। ये कृष्ण क्रांति से संबंधित है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। तो अपना राइट आंसर जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है चेचक, प्लूरोम या रानीखेत या कॉक्सीडियोसिस। तो जो मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है जो काफी नुकसानदेह होती है? अगर बात करें हम किसकी? चेचक की। तो चेचक किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और कौन से वायरस की वजह से होता है? तो यह वेरियोला वायरस की वजह से होता है, वेरियोला वायरस। ठीक। तो अगर चेचक का टीका किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। और जो मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी होती है तो वो कौन होती है? रानीखेत। जिससे क्या होती है? ये काफी नुकसानदायक, काफी यानी कि इससे ये बीमारी आने से मुर्गियों की मौत होने लगती है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि फ्लोएम से संबंधित नहीं है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स या सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम से क्या संबंधित नहीं है? तो देखो, जो टिश्यू होते हैं यानी कि एक होता है सिंपल टिश्यू है और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ही पार्ट्स होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम के। तो जाइलम क्या करता है? वह यानी कि जल होता है, जल एवं खनिज लवणों को संवहन करने का काम करता है। और जो ये फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करने का काम करता है। ठीक। तो फ्लोएम में यानी कि फ्लोएम के चार पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक हो गया सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक। और जो जाइलम होता है, तो जाइलम के भी चार, कौन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो जो ट्रैकिड्स है ये तो जाइलम का है, तो फ्लोएम से कौन संबंधित नहीं है? ट्रैकिड्स। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियां सहन कर सकता है? 190 डेसिबल, 220 डेसिबल या 80 डेसिबल या 160 डेसिबल। तो कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है हमारा कान? बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो कितनी तक की सुन सकता है? तो 80 डेसिबल तक की। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं? गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेंट्रोसोम। तो वह क्या कहलाते हैं? तो जो एक नलिका के रूप में, नेटवर्क के रूप में जाता है नाभिक से कोशिका की सतह तक, तो वह क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगला है कि पेट्रोलियम को समानतः इस नाम से जाना जाता है?
हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड, या येलो गोल्ड, या ब्लैक गोल्ड, या व्हाइट गोल्ड। मैं जब कोयला खदानों में होने वाले रोग को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है। पूछा था ना कि ब्लैक गोल्ड। तो बताइए कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। और अगर बात करें कि जो हरित स्वर्ण है तो यह किससे संबंधित है? हरित स्वर्ण किसको किसको? चाय को और बांस को। चाय को और बांस को हरा सोना बोला जाता है। ठीक। और जो श्वेत स्वर्ण है, तो श्वेत स्वर्ण किसको बोला जाता है? तो प्लेटिनम जो धातु होती है, इसको श्वेत स्वर्ण बोला जाता है। ठीक, सफेद सोना। और काला स्वर्ण किसको बोला जाता है? तो पेट्रोलियम को। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड्स, या राइबोसोम एवं गोल्गी बॉडीज, या डिक्टियोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या डीएनए एंड आरएनए। तो जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है वह कौन है दो कोशिकांग? बताइए आप लोग। जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है तो वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड, लवक। इनमें खुद के डीएनए पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है जो कहलाती है जीव द्रव कुंचन, या एंडोसाइटोसिस, या अंतःपराशरण, या एक्सोसाइटोसिस। तो अमीबा जो है अपना भोजन किस माध्यम से प्राप्त करता है? तो वह करता है एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। ठीक, एंडोसाइटोसिस कहलाती क्या है? तो यानी कि किसी भी बाहरी वातावरण से किसी पदार्थ या कण को निगलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो अमीबा की सेल्स होती हैं, तो जो भोजन को यानी बाहरी वातावरण से भोजन को डायरेक्ट निगल लेती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो जो अमीबा होता है वह किस माध्यम से भोजन ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? बी नंबर। अगला है कि मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? तो जो अपन लोग भोजन करते हैं तो क्या किस क्रम में भोजन करते हैं? या कि आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहां से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो किस क्रम में भोजन को ग्रहण करते हैं? तो देखो, सबसे पहले अपन भोजन को कहाँ लिए? मुख में लेते हैं। ठीक, मुख से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से कहाँ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से जाता है कहाँ? लैरिंग्स। लैरिंग्स से फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक से कहाँ आता है? फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत के माध्यम से फिर कहाँ जाता है? एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा? सबसे पहले कहाँ आता है? माउथ में। फिर उसके बाद माउथ के बाद आता है कहाँ? या कि ऐसे कर दे, माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर अपने इसमें क्या होगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर
कि शब्द जीन द्वारा गढ़ा गया था, तो जो जीन शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा, या वाटसन, या जॉनसन, या डार्विन? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो, जो मेंडल थे, मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो आनुवांशिकता की खोज की थी मेंडल ने। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक। अगला है वाटसन। तो वाटसन और एक और साइंटिस्ट मिलकर क्या दिए थे? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, और इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और जो जॉनसन है, तो जॉनसन ने क्या दिए थे? ये इन्होंने ही जीन शब्द दिया था। ठीक। किसने? जॉनसन ने। और जो डार्विन जी है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या विकास का सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। कि जीन शब्द किसने दिया है? तो जॉनसन ने दिया। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या पट्टिकाएं, या रक्त? इसको लाल रक्त। ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी 120 दिन के बाद यह दूसरे यानी नवीनीकृत हो जाती हैं। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। और बात करें कि इनकी यानी कि ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इनका ओरिजिन होता है बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं किससे होती हैं? लाल अस्थि मज्जा से। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये किससे होती हैं? पीली अस्थि मज्जा के द्वारा। पीली अस्थि मज्जा के द्वारा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है? ए नंबर। अगला है कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, या वोल्टमीटर, या एमीटर? तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है, तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का, एमीटर का। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि उस तरल का नाम बताइए, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं? सीरम, या रक्त, या जीव द्रव, या लसिका? सीरम, ब्लड, या प्लाज्मा, या लिम्फ? तो जो किस तरल में तैरती हैं जो सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वह किस में तैरती हैं? तो देखो, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है सॉलिड, ठीक, और एक है लिक्विड, यानी तरल। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड पे कौन आती हैं? तो इस पे जो ब्लड सेल्स होती हैं वे आ जाती हैं। तो इनका कितने परसेंटेज रहता है? तो 45%। और जो लिक्विड रहता है वो कितना? 55%। तो लिक्विड में कौन आ जाती है? तो प्लाज्मा। तो तरल पदार्थ कौन होता है? तो प्लाज्मा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन। कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है? जीवाश्म ईंधन, ज्वारीय ऊर्जा, या पवन ऊर्जा, या सौर ऊर्जा? तो कौन होगा? फॉसिल्स फ्यूल, या टाइडल एनर्जी, या पवन ऊर्जा, या सौर ऊर्जा? विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी? तो कौन सी होगी? तो जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो क्या सौर ऊर्जा से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पवन ऊर्जा से भी नहीं होगा, और टाइडल एनर्जी से भी नहीं होगा। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
इनके उपयोग करने से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो जो पर्यावरणीय प्रदूषण है तो किसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है, तो जीवाश्म ईंधन की वजह से। तो अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर। अगला है कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजहर के कारक जीव संबंधित होते हैं, मोनेरा, कवक, प्रोटोजोआ या निमेटोड। तो अभी हमने बताया था कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग और कवक के से होने वाले रोग। तो जो मलेरिया है और काला आजार है, ये किससे होने वाले हैं, तो यह प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की एक ट्रिक बताई थी क्या, पापा जी काम पर काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, ठीक। का से हो गया क्या, काला अजार। म से हो गया मलेरिया। पे से हो गया पेचिस। और सोते से हो गया क्या, निद्रा रोग। तो जो मलेरिया है और कालाजार रोग, ये किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, उपास्थि, कंडरा या मांसपेशी या अस्थिरज्जु। तो मसल्स को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, और बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाता है। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, इसको बल्ब के माध्यम से भी याद कर सकते हो, BULB। तो बल्ब से यानी कि ट्रिक ट्रिक के लिए कि बल्ब का यानी कि बोन से बोन को लिगामेंट, और BMW या HMT के उससे भी इसको क्या कर सकते हो। तो उपास्थि को यानी कि मसल्स को अस्थियों से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थियों से, तो टेंडन या कंडरा जोड़ता है। तो MTB या BLB, ठीक। तो मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है, जिसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन इसके द्वारा होता है, श्वास नली, अवटु ग्रंथि या कंठ या कंठच्छेद, यानी इसको क्या बोला जाता है, इपिग्लॉटिस। तो जो ध्वनि का उत्पादन होता है, तो ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है, तो लैरिंग्स से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंठ। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। तो जो कंठ में होते हैं, यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड होते हैं, कौन कौन से, एक ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो जो अपना फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो आगे की तरफ होता है, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है यह पीछे की तरफ से होता है। जैसे जब आप नींद में हो या सपने में रहे, या सपने में रहते हो ना, बोलते हो, खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सामने वाले को समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो वो समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को देखो कि जब वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो यानी कि उस समय फॉल्स वोकल कॉर्ड काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही जैसे बड़े होते जाते हैं, तो उस समय ट्रू वोकल कॉर्ड विकसित हो जाता है, और यानी हमारी आवाज जो रहती है वह सही निकल रही है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये किसके माध्यम से बोल रहा हूँ, ट्रू वोकल कॉर्ड के माध्यम से बोल रहा हूँ, ठीक। तो जो ध्वनि का उत्पादन होता है वह कहाँ से होता है, तो कंठ से, लैरिंक्स से होता है, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चॉव या पुरकिंजे ने। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया था। अगर बात करें हम रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने न्यूक्लियस की,
केंद्रक की खोज किया था? कब किया था? 1831 में। और रॉबर्ट हुक ने इन्होंने सेल की खोज की थी और सेलवॉल की। ठीक। और रुडोल्फ विर्चॉ की बात करें तो रुडोल्फ विर्चॉ ने एक जब शिल्डन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल होती हैं, कि जो हमारी न्यू सेल्स बनती है वो कैसे बनती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं वह प्रिमिटिव सेल्स या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था, कौन सा? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक। और जो पुरकिंजे है, तो प्रोटोप्लाज्म को किसने प्रतिपादित किया था? तो पुरकिंजे ने। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। इरेजर काम ही नहीं कर रहा लगता। अरे यार। अगला है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है गैसोलीन, सोना, रेडियम या यूरेनियम। तो जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है उसमें कौन से, किसको हम प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में? तो यूरेनियम को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। तो जो रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, अगर ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो यह अस्थि की हड्डियों को, यानी कि अस्थि की जो बोन्स की सेल्स होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक। अस्थि की सेल्स को, अस्थि की सेल्स को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट्स। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है या किसकी, उपास्थि की सेल्स को? और जो ल्यूकोसाइट्स है ये किसको बोला जाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है। व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाओं का। ठीक। और जो एरिथ्रोसाइट्स है ये किसका नाम है? तो रेड ब्लड सेल्स का। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। कि जो लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा शब्द क्या है? इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ठीक। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? ए नंबर। ये क्वेश्चन है कि टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन टीका का नाम बताइए। बीसीजी, मौखिक ड्रॉप, या डीपीटी का टीका, या टीएबी का टीका। तो जो टाइफाइड टाइफाइड होता है, टाइफाइड के लिए कौन सी वैक्सीन का उपयोग करते हैं हम? टाइफाइड किसकी वजह से हो जाता है? तो साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से। ठीक। अगर बात करें बीसीजी, तो बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोग में लेते हैं हम? तो यह तपेदिक के लिए, मतलब टीबी के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक। और जो मौखिक ड्रॉप होता है, ओरल ड्रॉप, तो मौखिक ड्रॉप किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? तो जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई। ठीक। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो उनमें हम किसका, ओरल ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। और बात करें डीपीटी, तो डीपीटी का टीका किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसको, डी से हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी से हो गया परटोसिस, और टी से हो गया क्या? टिटनेस। तो किस किस में प्रयोग करते हैं डीपीटी का? डिप्थीरिया, परटोसिस और टिटनेस में। परटोसिस को ही काली खांसी बोला जाता है। काली खांसी, काली खांसी मतलब जब जो खांसी रात में आती है उसको काली खांसी बोलते हैं। और बात करें टीएवी का टीका, तो टीएवी का टीका किस में यूज करते हैं? तो
टाइफाइड में। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखता है कहलाता है तारामंडल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह या उल्का। तो जो आकाश में एक आकृति बनाए हुए रहता है तारों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? तारामंडल। तो इस पे अपना राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कि पशुओं में पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। वसी ऊतक, विभज्योतक ऊतक, पार्श्वतंतु या संयोजी ऊतक। क्या पशुओं में न पाए जाने वाले? तो क्वेश्चनों को थोड़ी ध्यान से एक बार पढ़िएगा, ठीक। तो अगर पशुओं में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता? तो वशीय ऊतक ये भी पाया जाता है, विभाज्योतक, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ठीक, और जो पार्श्वतंतु और संयोजी ऊतक होते हैं ये सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि हैजा किसके कारण होता है? जो हैजा है इस किसके कारण होता है? कवक के, प्रोटोजोआ या वायरस या जीवाणु के वजह से। तो जो हैजा वह किसके कारण से होता है? तो हमने बताया था कि जो प्रोटोजोआ के माध्यम से, वायरस के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से। तो जो हैजा होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो जीवाणुओं के माध्यम से। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। और अगर बात करें हम कि बैक्टीरिया जीवाणुओं के द्वारा, तो जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? हमने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी बताई थी? जी एस टी, जीएसटी, पंडित जी का न्यू टीका, न्यू टीका है। ठीक, तो जी से गोनेरिया, यस से सिफिलिस, टी से तपेदिक या टीबी, और डी से डिप्थीरिया। पंडित से हो जाएगा तपेदिक। ठीक, और का से हो गया काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टी से टिटनेस, है से हैजा हो गया, और हैंसन। ठीक, तो बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक है गोनेरिया, सिफिलिस, तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनेस, हैजा या हैंसन। जो हैजा होता है किसके माध्यम से? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ऊतक का, अंग प्रणाली का, कोशिका का या अंग का? तो ये किस सिस्टम का? देखो, अगर हमारा, यानी कि जो हाथ की एक मसल्स है, सबसे पहले क्या बनती है? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो हृदय, धमनियां और सिरा ये क्या कहलाती हैं? एक ऑर्गन कहलाई। तो अगर ये तीनों एक साथ कार्य करेंगी तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गन सिस्टम, एक अंग प्रणाली बन जाएगा। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा?
बी नंबर, यानी कि एक सिस्टम में कार्य करेंगे, यानी मिल करके जो कार्य करेंगे वो एक सिस्टम कहलाता है, संगठन कहलाएगा, है ना। मतलब कि अगर हम कोई कार्य भी जैसे देखोगे कि संगठन कोई चल रहा है तो वहां सभी लोग मिल के काम करते हैं, कोई अलग अलग तो काम नहीं करता ना। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखे। वैरनस, छिपकली, गिरगिट या मगरमच्छ। तो चार हृदय कक्ष किसका होता है? तो कौन से सरीसृप का चार कक्ष होता है? तो देखो, जो सरीसृप में अगर बात करें कि किसके किसके यानी कि हृदय में चार चैम्बर पाए जाते हैं, तो कौन होता है? मगरमच्छ। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। और अगर बात करें गिरगिट की, तो गिरगिट के कितने हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो तीन कक्ष। ठीक। और एक ऐसा जानवर है कौन, जो कटल फिश। कटल फिश। तो कटल फिश में क्या होते हैं? दो हार्ट पाए जाते हैं, दो दिल पाए जाते हैं। ठीक। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि दो हार्ट वाला कौन है, तो कटल फिश कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। छाया के निर्माण, या तारों का टिमटिमाने से, या आकाश के नीले रंग, या इंद्रधनुष। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से क्या होता है? तो देखो, जो हमारे आकाश में जब हम रात में देखते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन क्या कहता है कि यह लाइट को धीमी और तेज करता है। अपवर्तन के माध्यम से क्या होती है कि जो लाइट होती है कभी धीम कभी तेज, जिससे क्या होता है कि जो हमारे तारे होते हैं वह क्या कर होते हैं, यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। और जो इंद्रधनुष होता है, तो ये किसकी वजह से? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष का रंग, यानी कि इंद्रधनुष हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है अधिक गहरा, कम गहरा, समान, या कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। तो जब आप लोग कभी तालाब में पानी देखे होगे, तो देखे होगे कि यानी कि हमें कैसा दिखाई देता है? अगर फिर कितना भी गहरा हो, लेकिन हमें कैसा दिखेगा? लगेगा कि वो पास में ही है, कम गहरा है। क्यों? किसकी वजह से? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक। तो अपवर्तन की वजह से कैसा दिखाई देता है? कम गहरा दिखाई देता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़े में घर्षण कम करता है, यह किससे ढका जाता है? तो जो अस्थियों का सिर होता है, यानी कि ऊपर का सरफेस होता है, सिर होते हैं, तो उसको कौन ढके रहता है, उनके जोड़ों को? जिससे जोड़ों में कम घर्षण होता है, तो वह कौन, कौन ढकता है? तो वह उपास्थि। ठीक। तो यहाँ पे तो उपास्थि उपास्थि दो बार दे दिया गया है, तो कोई सा भी आंसर मान लीजिए, है ना। चाहे बी या डी मान लीजिए। शायद तक यानी कि ये बनाने में ही मिस कर दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर यानी कि क्या होगा? उपास्थि होगा। अगला क्वेश्चन कि वह तारामंडल है जिसका नाम हंटर है। तो हंटर किसका नाम है? ध्रुवी भालू का, या सीरियस का, या ओरियन का, या प्रेट विपर का। तो जो हंटर नाम है वह किसका है? तो ओरियन का है। तो अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि पराग कोशों से फूलों के वर्तिकाग्र, काफी मिस्टेक की गई है यार पेपर में तो। वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है निषेचन, विखंडन, परागण, या परिवहन। तो जो पराग कोशों से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? लाइकोपीन, लैक्टोज, या कैरोटीन, या केसीन की वजह से। तो दूध का रंग सफेद किसकी वजह से होता है? तो कैसीन की वजह से।
और अगर उसमें पीलापन होता है तो वो किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। तो जो सफेद रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? केसीन की वजह से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। और क्या होता है, ये केसीन की वजह से ही, देखो जब दूध रहता है तो इसमें कैसीन, लेकिन जब दूध किस में बदल जाता है? दही में। तो जो ये कैसीन होता है, तो कैसीन को बदलने वाला कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कैसीन को किस में बदल देता है? पैराकैसिनेट में। तो दही में क्या हो जाता है, जो यही कैसीन दही में क्या बन जाता है? पैराकैसिनेट बन जाता है। ठीक। अगला है कि निम्न में से श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, या उर्वरक उत्पादन से, या चूना उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? तो दुग्ध उत्पादन से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन की ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, या मत्स्य उत्पादन से, या स्वच्छ जल पूर्ति से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखो जो ऑपरेशन फ्लड है, तो यानी कि ये इस किसके द्वारा दिया गया था जो ऑपरेशन फ्लड? तो यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि हम अपने ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र को क्या बनाना? कि राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाना था। यानी कि दूध की कमी ना हो। ठीक। राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाना था। ठीक। यानी कि ये ऑपरेशन फ्लड क्या था? यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि दूध को लेके था कि हम ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन कर सके। ठीक। और सबसे बड़ा उत्पादक देश बने। तो जो ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? तो दुग्ध आपूर्ति से। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक, तीन, पांच, या सात। तो जो रानी मधुमक्खी है कितनी होती है? तो देखो, अगर एक छत्ते की बात की जाए, तो एक छत्ते में छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक। उन छोटे छोटे खंडों में कई मधुमक्खियां रहती हैं। तो बात की जाए कि अगर कि इन पूरे खंडों में तो रानी मधुमक्खी कितनी होती है? तो इसमें तीन प्रकार की, सबसे पहले तो इसमें तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो जो पहली होती है कौन सी? रानी मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक। यह क्या करती है? यह गर्भधारण करती है और अंडे देने का काम करती है। कौन? रानी मधुमक्खी। और दूसरा होते हैं कौन? नर मधुमक्खी होते हैं, जो क्या करते हैं? खाली यानी कि ये गर्भधारण कराने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं करते। ठीक। फिर तीसरी होती हैं श्रमिक। श्रमिक क्या करती हैं? तो श्रमिक ही पूरा पोषण का काम करती हैं। यानी कि क्या करेंगी ये? जाएंगी फूलों में, ढूंढेंगी, क्या ढूंढती हैं? यानी शहद और मधु को ढूंढती है, और वहां से शहद और मधु को लेके आके यानी कि उनका पोषण करती हैं। ठीक। तो रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? एक। तो अपना राइट आंसर क्या गया? एक नंबर। अगला क्वेश्चन, कि पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। तो जो पशुओं में अफरा रोग होता है वह किसकी वजह से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, या प्रदूषित आहार की वजह से। तो जो अफरा रोग हो जाता है वह किसकी वजह से होता है? तो जो प्रदूषित आहार हो जाता है खराब खाने की वजह से, उसकी वजह से उनमें अफरा रोग हो जाता है। इसलिए पशुओं को भी कभी खराब खाना नहीं देना चाहिए। ठीक ना? जैसे हम स्वच्छ खाना खाते हैं तो उनको भी साफ स्वच्छ खाना ही दें। ठीक। अगला क्वेश्चन, की लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, या गेहूं उत्पादन से। तो जो लाल क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो अगर बात करें जो गेहूं उत्पादन है तो हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन जो है किससे? श्वेत क्रांति से।
और जो मांस उत्पादन है ये किससे? लाल क्रांति से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? ऊंट, सुअर, भेड़ या बकरी? तो कौन सा जुगाली नहीं करता है? तो देखो, जुगाली जो करने वाले जंतु होते हैं तो उनमें कौन सा अमाशय पाया जाता है? तो उसमें रोमांथी अमाशय पाया जाता है। रोमांथी अमाशय। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो जुगाली नहीं करता है? तो सुअर। जो सुअर होता है, सुअर में रोमांथी अमाशय क्या होता है? एब्सेंट होता है। यह क्या करता है? जुगाली नहीं करता है। ठीक। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि एपीकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन? तो जो एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो देखिए, जो मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ठीक। पीसी कल्चर बोला जाता है। मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं? मुर्गी पालन को ही कुक्कुट पालन बोलते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन की अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। देखो, जो मोस्टली स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, है ना, बच्चे जन्म देते हैं। लेकिन एक कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? कंगारू या डकविल्ड प्लेटिपस या ओपोसम या उदबिलाव? तो कौन देता है अंडे? तो डकविल्ड प्लेटिपस जो होता है वह क्या देता है? स्तनधारी होने के बावजूद भी वह अंडा देता है। ठीक। तो अपना राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? किस देश में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? बीकानेरी, बर्बरी, जमुनापारी या इनमें से सभी? तो सिटी गॉड, शहरी बकरी के नाम से किसको जानते हैं? तो बर्बरी को। तो अपना राइट आंसर क्या? बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? एस्ट्रोश्वेत या ब्रह्मा या काली मीनार को या श्वेत लेग हॉर्न? तो सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? तो कौन है? श्वेत लेग हॉर्न है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो कौन सी चांदी की सतह को काला कर देती है? यानी कि कौन चांदी से यानी कि क्या करेगा? क्रिया करेगा और उसको क्या कर देगा? कालापन कर देगा। तो कौन करती है? तो ओजोन। जो ओजोन गैस होती है वह चांदी की सतह को क्या कर देती है? काला कर देती है। ठीक। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? फ्री अवस्था में कौन सी पाई जाएगी? सोना, नियॉन या पारा या यूरेनियम? तो मुक्त अवस्था में कौन सी गैस पाई जाती है, सॉरी, धातु पाई जाती है? तो सोना। सोना जो होती है वह कैसी पाई जाती है? सदैव मुक्त अवस्था में होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन या उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना, तो देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें से क्या होता है? उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक। और अगर यदि क्वेश्चन पूछ ले मोमबत्ती का पिघलना, तो पिघलना कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? जलना। तो जलना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक।
अगला क्वेश्चन कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो जब अमोनिया बनाई जाती है तो यानी कि किस विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से, तो उसमें उत्प्रेरक को के रूप में क्या है, किसको प्रयोग में लिया जाता है, लोहा को या प्लेटिनम को या एल्यूमिनियम को या जल वाष्प। तो उत्प्रेरक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो लोहा को। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल या अम्लराज। तो दवा बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं हम, तो मेडिसिन बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टेज, लिपेज या जाइमेज या इरेप्सिन। तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो देखो जो लार में पाया जाता है कौन, माल्टेज। तो ये जो एंजाइम को किस में बदल देता है, स्टार्च को बदल देता है। ठीक। स्टार्च को, सॉरी, किस में, ग्लूकोज में। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो माल्टेज बदलता है। ठीक। और अगर बात करें लाइपेज, तो लाइपेज क्या करता है, यह लिपिड को, या लिपिड को तोड़ने का काम करता है, और तोड़ के किस में तोड़ देता है, तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में तोड़ देता है। और बात करें कि जाइमेज, जाइमेज क्या करता है कि जब जो यानी कि जब शर्करा के ये किण्वन में, जो शर्करा के जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है, तो शुगर के फर्मेंटेशन को ये किस में बदल देता है, किस में प्रेरित करता है, तो इथेनॉल और CO2 में प्रेरित करता है। शर्करा के किण्वन को इथेनॉल और CO2 में प्रेरित करता है। और जो इरेप्सिन है, तो इरेप्सिन क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रोटीन होता है। यह एक प्रोटीन है जो क्या काम करता है कि जो अमीनो एसिड को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड पचाने वाले में पेप्टोन्स में ये पाया जाता है, कौन, इरेप्सिन। ठीक। अमीनो एसिड को पचाने वाले में, डाइजेस्ट करने वाले, पचाने वाले पेप्टोन्स में होता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण या आसवन के द्वारा। तो जो नमक होता है, नमक को किस विधि से तैयार किया जाता है, तो वेपोराइजेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जो कांच में लिखते हैं तो वो लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, किस एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का या बेंजोइक अम्ल का। तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक या शून्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था, किसने, सोरेनसन ने। कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच स्केल क्या किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। तो इन्होंने बताया था कि 0, 7 से, एक साइड 7 से कम और एक 7 से अधिक। ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो अगर 7 से कम है, तो 7 से कम को क्या बोला, अम्ल होते हैं, और जो 7 से अधिक होते हैं तो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक। तो जो क्षार होते हैं, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया,
बी नंबर। और अगर बात करें कि क्षारीय घोल के लिए हम यानी कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए क्या करते हैं, तो लिटमस पेपर को उपयोग किया जाता है। ठीक, कैसे? जो अम्ल क्या करता है, अम्ल ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार क्या कर देता है, अगर क्षार की उपस्थिति है तो यह लाल लिटमस को, सॉरी, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, तो जो अम्ल, अगर अम्ल को याद करने की ट्रिक क्या है, अनिल, अनिल मतलब कि अम्ल जो है वह नीले को लाल कर देगा, और क्षार जो है छलनी से अपन इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो मतलब कि ये लाल को नीला कर देता है। ठीक, अगला है कि वे स्पीशीज जिनमें परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वह है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर देखो, जब परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न, वह समस्थानिक। और संभारिक में क्या होते हैं, जिनका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, तो वह संभारिक। और समन्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों दोनों भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, या एक प्लेटिनम का तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीकरण। तो रासायनिक परिवर्तन कौन होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसमें, अगर ये मक्खन से का खट्टा होना, क्योंकि अगर दूध से हम मक्खन बना दिए तो उसको हम फिर से पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, ए नंबर, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, अगला है कि लुईस के अनुसार अम्ल होते हैं OH आयन देने वाले, या हाइड्रोजन आयन देने वाले, या इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले, या न्यूट्रॉन देते हैं जो। तो जो लुईस की अवधारणा थी, लुईस ने अम्ल और क्षार के लिए एक अवधारणा दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या इलेक्ट्रॉन युग्म जो लेते हैं वह कैसे होते हैं, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वह क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो लुईस के, यानी कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर। एक और साइंटिस्ट थे, कौन, ब्रांस्टेड और लॉरी। एक और जो अम्ल और क्षार पे अवधारणा दी गई थी, कौन कौन थे दो साइंटिस्ट, ब्रांस्टेड और लॉरी। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन, कि लाल और नीली स्याही का मिश्रण पृथक किया जाता है आसवन के द्वारा, क्रिस्टलन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या उर्ध्वपातन के द्वारा। तो जो लाल और नीली स्याही है, तो उनका पृथक्करण किसके द्वारा किया जाएगा, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा। तो अपना राइट आंसर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलाम होता है। ठीक, तो अपना राइट आंसर ए। और अगर बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। ठीक, और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये पॉजिटिव में, और अगर निगेटिव में है तो वह ये होगा। ठीक, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विलियम क्रूक्स, स्लाइडेन, या फ्रांसिस क्रिक, या अल्टमान ने? तो देखो, जो अल्टमान है, तो अल्टमान ने क्या नाम दिया था? इन्होंने तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो फ्रांसिस क्रिक थे, तो वाटसन और क्रिक ने मिलकर के क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक, और जो स्लाइडन एवं स्वान थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और जो विलियम क्रूक्स हैं, तो इन्होंने क्या बताया था? प्लाज्मा की चौथी अवस्था बताया था। किसने? विलियम क्रूक्स ने। और पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। और अगर बात करें पांचवी अवस्था, तो प्लाज्मी अवस्था क्या कहलाती है? बोस, आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, विलियम क्रूक्स ने। अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या टीलोफेज? तो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था कौन है? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, या इंटरकाइनेसिस? तो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? इंटरकाइनेसिस होती है। जो यानी कि जब, तो सबसे छोटी प्रावस्था कौन है? इंटरकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कि रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क कोशिकाओं के चित्र सर्वप्रथम इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, या माइक्रोग्राफिया में? तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो कॉर्क सेल्स था, तो उसको किस में प्रकाशित किया गया है? तो बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन ने इसका प्रकाशन किया था, और इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का चार्ल्स डार्विन ने किया था, और इसमें उन्होंने बताया था कि जो किसी भी उसका विकास होता है, तो जीवन के संघर्षों से के द्वारा होता है। ठीक, और यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति और उनके विकास के बारे में इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में बताया था। और जो स्पीसीज प्लांटेरम है, तो स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम की पुस्तक किसने दिया था? तो लीनियस ने। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? कि इन्होंने द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति की उल्लेख के बारे में इसमें किया। ठीक, जेनेरा प्लांटेरम, तो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा था? तो बेंथम एवं हुकर ने। बेंथम एवं हुकर। इसमें उन्होंने क्या बताया था? कि जो पौधों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन की। ठीक, और जो माइक्रोग्राफिया है, तो माइक्रोग्राफिया की बुक किसने लिखी थी? तो रॉबर्ट हुक ने। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की समाप्ति होती हुई। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाइए, अच्छे से पेपर दे दीजिए। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।